नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज एक बार फिर से आपके लिए गांव से जुड़ी हुई बहुत ही भयानक हॉरर स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। आप जानते हैं कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और इस समय हमारे गांव के अंदर थोड़ी चहल पहल बढ़ सी जाती है, क्योंकि सभी बच्चों की छुट्टियां होती हैं और फिर सभी के रिश्तेदार जैसे कि बुआ का लड़का, किसी के मामा का लड़का, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वे अपनी नानी के घर पर पहुंच ही जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जब बच्चे घर में होते हैं तो बहुत ही ज्यादा धमाचौकड़ी करते हैं। तो आज की स्टोरी एकदम रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, क्योंकि हमारे गांव से लगभग 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है और यह स्टोरी मुझे वहां से ही सुनने को मिली है। अक्सर आसपास के गांवों में तो हमारा काम के सिलसिले में घूमना फिरना होता ही रहता है। तो वहां पर एक जगह ऐसी थी, एक जगह तो क्या थी, वो दरअसल एक खुला मैदान था, लेकिन वह मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था। ना तो वहां पर कोई साफ सफाई थी, ना कोई इंसान मुझे नजर आ रहा था और मानो पेड़ भी ऐसे सूखे हुए थे। तो मैंने वहां पर ऐसा ही उत्सुकतावश से पूछ ही लिया किसी से कि यार भाई, आपकी जो यहाँ पर ये गांव का मैदान है ना, ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा क्यों है? तब मुझे वहां की पूरी घटना के बारे में पता चलता है। तो चलिए आज आपके सामने इस पूरी स्टोरी को मैं शेयर करता हूँ। तो ये स्टोरी है एक ही 10-11 साल के बच्चे शिवम की। शिवम की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और वो अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल आया हुआ था, जैसा कि वो हर बार करता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनके दिमाग में खुरापाती आइडियाज भी बहुत ज्यादा आने लगते हैं। क्यूरोसिटी भी बढ़ती है और डेयर तो हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए तो एजुकेशन साइकोलॉजी में बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। तो ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा खुद को बड़ा और समझदार समझने लगता है। उसे लगता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है और उसके डिसीजन हर बार सही भी होते हैं। इसलिए इस एज में बच्चे ज्यादा जिद्दी और कभी कभी मुंह फट भी हो जाते हैं और उन्हीं कामों को करने में ज्यादा रुचि लेते हैं जिन कामों को करने के लिए उन्हें मना किया गया हो। तो हर बार की तरह इस बार भी शिवम अपनी माँ के साथ ननिहाल तो आ गया था, लेकिन इस बार चौगुनी मस्ती करने के मूड से आया था। शिवम का ननिहाल एकदम गांव के बीच में था और उसका गांव भी बहुत ही बड़ा और सुंदर था। क्योंकि शिवम हर गर्मियों की छुट्टी में अपनी ननिहाल आता था, तो यहाँ गांव में उसके बहुत से दोस्त भी बन गए थे जो हमेशा उसके गांव आने का वेट किया करते थे। शिवम के अलावा और भी बच्चे थे जो छुट्टियों में अपने अपने ननिहाल आते थे। ऐसे में गांव में बच्चों की संख्या बहुत बढ़ जाया करती थी और बच्चे पूरे दिन गांव में खेलते, खेतों में मस्ती करते, अरहट पर नहाते हुए अपनी छुट्टियां खूब मजे से एंजॉय करते थे। बच्चे पूरे गांव में मस्ती किया करते थे, वहां पर उन्हें किसी भी जगह पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उनके गांव में एक जगह थी जिसके आसपास बच्चों को खेलने तो क्या, उसके पास भी जाने की सख्त मनाही थी। बच्चे तो क्या, बड़े भी उस सुनसान जगह जाने से कतराते थे। लेकिन उस जगह पर एक बहुत बड़ा खुला मैदान था और वो जगह है सुनसान इलाके में थी, इसलिए बच्चों को बहुत आकर्षित करती थी क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन बच्चे उस जगह की खौफनाक हकीकत से वाकिफ नहीं थे। एक दो बच्चे थे जो बस इतना जानते थे कि उस जगह पर भूत है, इसलिए बड़े लोग उन्हें वहां जाने से मना करते थे। लेकिन बच्चों की इतनी बड़ी फौज कहां उन एक दो बच्चों की बात मानने वाली थी। तो उस दिन शाम के करीब 4-4:30 बजे उन बच्चों ने उस जगह पर क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया और सब अपने अपने घरों से बिना किसी को कुछ बताए उस जगह पर क्रिकेट खेलने पहुंच गए। बच्चे वहां आराम से 2-3 घंटे तक खेले और फिर वापस आ गए। अब यहां तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वहां न तो किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी हुई और ना ही उनको डर लगा। इनफैक्ट इतनी बड़ी जगह पर क्रिकेट खेलने के कारण उन सबको बहुत मजा आया और उन सब ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। ऐसे में दूसरे दिन भी बच्चे वहां खेलने चले गए। उस दिन भी उनमें से किसी के साथ कुछ ऐसी वैसी घटना नहीं होती है और उस दिन भी बच्चों ने वहां पर खूब एंजॉय किया। लेकिन उस दिन गांव के एक दो लोगों ने बच्चों को वहां खेलते हुए देख लिया, तो उन्होंने गांव में आकर के उन बच्चों के परिवार वालों को बताया और उन बच्चों पर वहां पर न जाने के रेस्ट्रिक्शंस लग गए।
लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वही काम करते हैं जो करने के लिए उन्हें मना किया गया हो। तो बच्चों ने भी 1-2 दिन तक तो अपने बड़ों की बात मानते हुए उस जगह का रुख नहीं किया, लेकिन 1-2 दिनों बाद छिपते छिपाते बच्चे फिर से उस जगह पर जाने लगे। हालांकि उनके ऐसा करने के 1-2 दिनों के बाद ही उनके घर वालों को इस बारे में पता चल गया था। लेकिन अब घर वालों के लिए यह बात थोड़ी नॉर्मल सी हो गई थी। देखो, क्योंकि जो बच्चे थे वो वहां कई दिनों से खेलने जा रहे थे और किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था और न ही उन्हें वहां कोई डर लगता था। मतलब सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। ऐसे में अब घर वालों के मन में भी उस जगह का खौफ जाता रहा और गांव वालों के लिए भी ये सामान्य सी बात हो गई। मतलब कुछ बच्चों की जिद ने पूरे गांव की आंखों पर पड़ी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया था। पर क्या वास्तव में उस जगह के बारे में गांव वालों की जो मान्यताएं थी वो महज एक अंधविश्वास ही था, या अब जो कुछ भी उन लोगों के सामने था कि वहां सब कुछ नॉर्मल हो गया है वो एक अंधविश्वास था? आखिर सच क्या था उस जगह का? वर्षों की मान्यता या वर्तमान का धोखा? धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और उस जगह के प्रति लोगों के अंदर बैठा खौफ बिल्कुल खत्म हो गया। इसी बीच समर वेकेशंस भी पूरे हो गए और सारे बच्चे अपने अपने घर लौट गए। पीछे रह गए गांव के बच्चे जो क्रिकेट खेलने में इतनी रुचि नहीं रखते थे, इसलिए वो जगह फिर से वीरान हो जाती है। लेकिन अब उस जगह को लेकर लोगों के मन का डर बेहद कम हो गया था, इसलिए गांव के बड़े लोग भी अब वक्त बेवक्त ऐसे ही टाइम पास के लिए उस जगह पर जाया करते थे। कुल मिलाकर उस गांव के लोगों में से उस जगह का डर अब बिल्कुल निकल चुका था। तो एक दिन ऐसे ही चिल करते हुए कुछ शराबी रात को उस जगह पर जा पहुंचे। उन लोगों ने थोड़ा नॉनवेज भी अपने साथ रखा हुआ था। वो सारी चीजें लेकर के वे उस सुनसान जगह पर बैठकर मजे से अपनी पार्टी करने लगे। उन लोगों की पार्टी बड़े आराम से चल रही थी। तभी उनमें से एक बंदा उठकर यूरिन पास करने के लिए उन लोगों से थोड़ी दूर उस कुएं की तरफ निकल गया, यानी साइड में एक कुआं था जिसकी वजह से ही वो पूरी जगह हॉन्टेड समझी जाती थी। वो उसी कुएं के पास पहुंच गया था, लेकिन बच्चों के लगातार वहां खेलते रहने से और उनके साथ कुछ भी घटना न होने की वजह से गांव के लोगों में से उस जगह के साथ साथ उस कुएं का डर भी थोड़ा कम हो गया था और ऊपर से शराब का नशा था वो अलग। तो जैसे ही वो आदमी उस कुएं के पास जाकर के यूरिन पास करने लगा, तब अचानक से उसकी कनपट्टी पर किसी ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे वो आदमी एकदम से पूरा हिल गया। उसने तुरंत पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। अभी ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। शराब का सारा नशा उतर गया और वो भागते हुए वापस अपने साथियों के पास पहुंचा। अब उसे इस कदर भागते और हाँफते हुए देखकर उसके दोस्त बोले, क्या हुआ भाई, ऐसे बदहवास होकर क्यों भाग रहा है? कोई कुत्ता पीछे पड़ गया है क्या? ये कहते हुए उसके दोस्त हंस पड़े, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे वास्तव में एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था और थप्पड़ मारने वाला दिखाई भी नहीं दिया था। ऐसे में उसने डर के मारे कांपते हुए अपने दोस्तों को सारी बात बताई, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा वो उनके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उस जगह के बारे में पहले भी ऐसी अफवाहें ही थी, इसलिए उसी का फायदा उठाकर वो उन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद वहीं पर आई और गई हो जाती है। क्योंकि उसके बाद उसके अलावा उस जगह पर गांव में किसी और के साथ ऐसा कोई अजीब सा इंसिडेंट नहीं हुआ था, इसलिए उस आदमी की बात को लोगों ने एक शराबी की बकवास समझकर अनसुना कर दिया। अब इस बात को पूरा 1 साल बीत जाता है और अगले वेकेशंस पर बच्चे फिर से गांव आ जाते हैं और उन बच्चों के साथ गांव के बच्चे भी शामिल हो गए और वे लोग फिर से उस जगह पर मजे से क्रिकेट खेलने लगे बिना किसी रोक टोक के। इसी बीच एक दिन क्रिकेट खेलते खेलते बॉल के पीछे भागते हुए शिवम उस कुएं के करीब गया, लेकिन कुएं के आसपास की जगह थोड़ी पथरीली होने के कारण दौड़ते दौड़ते वो खुद को संभाल न सका और ऐसे फिसल करके गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसका घुटना छिल गया और कंकड़ चुभने की वजह से खून भी निकल करके बाहर आ गया।
अब शिवम 10-11 साल का बच्चा ही तो था। चोट लगते ही वो सुबक सुबक कर रोने लगा। ऐसे में उसके दोस्त उसे घर पर ले आए। अब घर पर शिवम की माँ और मामा ने उसकी चोट पर पट्टी वगैरह कर दी। लेकिन असली खेल उस रात से शुरू हुआ जब आधी रात को शिवम की माँ की नींद अपने लोहे के बने मेन गेट के खुलने की आवाज से टूट जाती है। गर्मियों में अक्सर गांव के लोग, आप जानते हैं कि आंगन में ही सोते हैं बाहर की तरफ, तो शिवम और उसकी माँ भी बाकी परिवार वालों के साथ घर के बाहर ही सो रहे थे। लेकिन शिवम अब अपने बिस्तर पर नहीं था और लोहे का मेन गेट खुला हुआ था, जिसे देखकर शिवम की माँ के तो होश ही उड़ गए। जो शिवम अंधेरे से इतना डरता था, आखिर वो आधी रात को अकेले अंधेरे में घर से बाहर कैसे चला गया? ये सब सोचकर और शिवम को बिस्तर पर न देखकर उसकी माँ ने अपने घर वालों को उठाया। अब घर वालों ने भी जब देखा कि शिवम घर से बाहर चला गया है, तो उन लोगों के पैरों तले से भी जमीन खिसक गई और उसके दोनों मामा हाथ में टॉर्च लिए उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे भागे। लेकिन दूर दूर तक शिवम उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे शिवम को किस दिशा में ढूंढे। ऐसे में अचानक से शिवम के बड़े मामा को ख्याल आया कि शिवम गांव में जहां जहां भी जाता है ना, उसे वहां जाकर के ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो पूरे गांव से उतना परिचित नहीं है। ऐसे में वहीं पर गया होगा जहां पर वो दिन में जाता है। और यही सब सोचकर उसके दोनों मामा सबसे पहले उसी जगह की तरफ दौड़े जहां पर शिवम क्रिकेट खेलता था। अब उस जगह पहुंचते ही उन्हें शिवम उस कुएं की मुंडेर पर खड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके दोनों मामाओं के तो होश ही उड़ जाते हैं। वे उसे आवाज लगाते हुए उस कुएं की तरफ भागे, लेकिन शिवम के कानों में उनकी आवाज पड़ी ही नहीं और देखते ही देखते उसने उसमें कुएं में छलांग लगा दी। अब ये नजारा देखकर शिवम के दोनों मामाओं के हाथ पैर फूल गए और वे बड़ी ही फुर्ती के साथ उस कुएं की तरफ भागे और उनमें से एक ने आव देखा न ताव सीधे कुएं में छलांग लगा दी। तब तक शिवम के नानाजी भी आस पड़ोस के 2-4 लोगों को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और उन सब ने तुरंत पास के अरहट पर से रस्सी लाकर उन दोनों को सही सलामत कुएं से बाहर निकाल लिया। लेकिन जब तक रस्सी नहीं आई तब तक शिवम के मामा उसे अपने कंधे पर लिटाकर एक छोटी सी टूटी हुई कुएं की 4 दीवारी में पैर फंसाकर किसी तरह खुद को और शिवम को पानी से थोड़ा ऊपर उठाए खड़े रहे। अब इस दौरान उन्हें कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे पानी के अंदर कोई उनके पैरों को बार बार खींच रहा है। ऐसे में 2-3 बार उनका बैलेंस भी बिगड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए उस परिस्थिति में भी हर बार खुद को और अपने भांजे शिवम को संभाला। और ऊपर से कुएं के ऊपर इतने लोग खड़े थे कि उसमें टॉर्च मार रहे थे और आवाजें कर रहे थे, तो ऐसे में शायद वो एंटिटी भी वो काम नहीं कर पा रही थी जो वो करना चाहती थी। अब थोड़ी ही देर में गांव वालों ने शिवम और उसके मामा को सही सलामत कुएं से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन शिवम अब भी होश में नहीं आया था। ऐसे में उसके मामा और नाना सीधे गांव के ही एक लोकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें ले जाते हैं। वहां पर डॉक्टर ने शिवम का चेकअप किया और बताया कि वो एकदम ठीक है और शायद इस सदमे की वजह से बेहोश हो गया है और उसे कुछ ही देर में खुद ब खुद ही होश आ जाएगा। अब डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद शिवम के मामा उसे घर पर ले आते हैं और उस दिन वो पूरी रात बेहोश ही रहा। दूसरे दिन जब सुबह उसे होश आया तो उसकी मां ने उससे रात के हादसे के बारे में पूछा, लेकिन शिवम होश में आने के बाद भी पूरी तरह से अपने होश में नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी और वो बिना पलक झपकाए बस एकटक ऊपर छत की तरफ घूरे जा रहा था। उसके घरवाले उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन न तो वो मुंह खोल रहा था और न ही पलकों को झपका रहा था। अब ये देखकर उसके घरवाले बेहद परेशान हो गए। उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने भी सब कुछ चेक करके देख लिया। शिवम पूरी तरह से फिट एंड फाइन था, इसलिए डॉक्टर ने उन लोगों को बस इतना ही कहा कि शिवम जो है वो बीती रात हुए हादसे के कारण सदमे में है।
वक्त गुजरने के साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब शिवम के परिवार को भी डॉक्टर की बात सही लगी और वे शिवम को उस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। उसे हंसाने की, खिलाने की, बाहर घुमाने की उन लोगों ने सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन शिवम पर उनका कोई असर नहीं हुआ। वो तो जस का तस भूत बनकर के बैठा रहा। उनके घर में पूरे दिन यही सब चलता रहा और ऐसे ही रात हो जाती है। अब रात को बीती रात की बात सोच करके, यानी जो पिछली रात गुजरी थी वो बात सोच करके, वहीं शिवम की ऐसी हालत को देखकर शिवम की माँ, मौसी और नानी उसके साथ घर के अंदर ही सो जाते हैं। वहीं उसके दोनों मामा और नाना बाहर आंगन में सो जाते हैं। आज उन लोगों ने घर के मेन गेट को अंदर से ताला लगाकर बंद कर दिया था, ताकि फिर से कोई ऐसा हादसा न हो जाए। क्योंकि आधी रात को उठकर शिवम का उसे सुनसान जगह जाकर के कुएं की मुंडेर से छलांग लगा देना उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। वे इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और शिवम था कि अपना मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन वे इतना जरूर जानते थे कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे जरूर कोई कारण है, वरना आधी रात को उठकर बिना बताए शिवम उस जगह पर जाता ही क्यों? और ऊपर से उसका वो अजीब सा बिहेवियर घर वालों के मन में संदेह तो उत्पन्न कर ही रहा था। लेकिन फिर भी शिवम के घर वाले इस तरह की बातों पर ज्यादा गौर करके अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बस डॉक्टर की बातों पर ही भरोसा करना ठीक समझा। लेकिन अपने मन में बैठे डर के कारण शिवम को घर के अंदर ही सुला दिया और मेन गेट पर लॉक भी लगा दिया। लेकिन वहीं आधी रात को शिवम फिर से अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ चल दिया। जो पिछली रात उसने किया था वही चीज वो दोबारा से दोहरा रहा था। वो दरवाजा खोलकर घर से बाहर भी आ जाता है, लेकिन मेन गेट अंदर से लॉक होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाया। तो ऐसे में उसने बड़ी ही चालाकी के साथ अपने मामा के तकिए के नीचे से चाबी निकाली और धीरे से मेन गेट की तरफ बढ़ा। उसने बड़ी सावधानी से दरवाजे का लॉक भी खोल दिया, लेकिन सेम पिछली बार की ही तरह इस बार भी उसने जैसे ही दरवाजा खोला ना, दरवाजा खुलने के साथ ही खड़खड़ाहट की आवाज हुई और शिवम के मामा और नाना की नींद खुल जाती है। नींद खुलने के साथ ही शिवम के मामा की नजर उस पर पड़ी और वो तुरंत उसका नाम पुकारते हुए अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। अब उनकी आवाज सुनकर के शिवम के छोटे मामा, उसकी माँ और नानी और मौसी की भी नींद खुल जाती है। उसके दोनों मामाओं ने जल्दी से उसे पकड़ लिया ताकि वो घर से बाहर ना जा सके। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने उसे पकड़ा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। उस वक्त वो 11 साल का बच्चा इतना ज्यादा बेकाबू हो गया था कि उसके दोनों मामा और नाना मिलकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो जमीन से 2-2 फीट ऊंची छलांग लगा रहा था। वो अपने शरीर को इस तरह से मोड़ रहा था जैसे उसका शरीर रबड़ का बना हुआ हो। वो हर हाल में खुद को इन तीनों के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि बाहर भाग सके। ऐसे में शिवम के मामा अपनी बहन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोले, दीदी दीदी जल्दी से दरवाजा बंद करो, जल्दी से बंद करो और लॉक लगा दो ताकि ये बाहर ना जा सके। अपने भाई की बात मानते हुए शिवम की मां ने भी जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक लगा दिया। उसके बाद उन सब ने मिलकर के शिवम को पकड़ा और घर के अंदर ले आए। उस रात उन लोगों को शिवम को पलंग से बांध करके रखना पड़ा, क्योंकि उसका खुद पर कोई काबू ही नहीं था और वो सब लोग मिलकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उस रात शिवम के अंदर से आने वाली औरत की आवाज को उन सब ने सुना था। दरअसल शिवम के अंदर से गुर्राते हुए एक औरत बोल रही थी, जाने दो मुझे, हाँ, जाने दो, मैं इसे ले जाऊंगी इस बच्चे को। अब शिवम के मुंह से आने वाली उस भयानक आवाज को सुनकर के उसके घर वाले बेहद डर गए थे। उन लोगों को समझ में आ गया था कि शिवम के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। जरूर उसके साथ कोई एनर्जी जुड़ गई है, वो पोजेस्ड हो गया है, क्योंकि सदमे में इंसान इतना एनर्जेटिक कैसे हो सकता है, उसमें इतनी ताकत कहां से आ सकती है। और वो आवाज, वो औरत की आवाज, एक छोटे से बच्चे के मुंह से
एक औरत की साफ साफ आवाज सुनाई दे रही थी। यह सब कुछ सदमे की वजह से हो ही नहीं सकता। इसलिए शिवम के घर वालों ने भगवान का नाम लेते हुए वो पूरी रात गुजारी और दूसरे दिन उसे अपने कुल देवी के मंदिर में ले जाते हैं। वहां मंदिर के महंत ने शिवम के शरीर में जब उसे आत्मा की हाजिरी लगवाई, तब उस आत्मा ने बताया कि वो तो कई दशकों से उस कुएं में रह रही है, लेकिन कभी किसी को बेवजह सताया नहीं। जब लोग उस कुएं के पास जाकर कुछ गलत करते हैं, तभी वो लोगों को परेशान करती है। ऐसे में उस मंदिर के महंत ने उससे उस बच्चे की गलती पूछी। तब शिवम के शरीर में बैठी उस आत्मा ने कहा, इस बच्चे ने कोई गलती नहीं की, लेकिन 2 दिन पहले जब वो वहां पर खेल रहा था और उस कुएं के पास गिर गया था, तब इसका जो खून वहां गिरा, मैं उसी की गंध से आकर्षित होकर इसके पीछे आ गई। उन बच्चों ने वो पत्थर भी जो उसके घुटने में चुभ गया था वहीं पर फेंक दिया था और उस पर भी इसका खून लगा हुआ था। मुझसे इसके खून की गंध बर्दाश्त नहीं हुई। इसके खून की उस गंध ने मेरी बरसों की भूख को जगा दिया है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ले जाऊंगी इसे अपने साथ। बड़े ही गुस्से से भरी आवाज में गुर्राते हुए शिवम के शरीर में बैठी उस आत्मा ने कहा, और इसी के साथ वो बच्चा जोर जोर से अपना सिर ऐसे घुमाने लगा, मतलब कि ढूंढने लगा। वो अपने माथे को इतनी तेज तेज घुमा रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल उसकी गर्दन टूटकर उसके शरीर से अलग हो जाएगी या लचक जाएगी। यह पूरा दृश्य वास्तव में शिवम से ज्यादा तो उसके परिवार के लिए भयानक हो गया था। उसकी ये हालत देखकर उसकी मां का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। ऊपर से वो आत्मा तो शिवम के खून की प्यासी हो चुकी थी। उसने शिवम का खून चखा था और अब वो किसी भी हाल में उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में मंदिर के महंत जी को लगातार 40 दिन तक सुबह शाम की दोनों संध्याओं को शिवम को महान वारण मंत्र का झाड़ा लगाना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने शिवम के परिवार को यह स्पष्ट हिदायत दी कि उसके नहाने के पानी में रोज गंगाजल मिलाकर दिन में 2 बार उसके शरीर को शुद्ध किया जाए, ताकि उसके शरीर में बैठी वो दुष्ट आत्मा त्रस्त हो जाए और खुद ब खुद उसके शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे में 40 दिन तक दोनों संध्याओं में निर्वाण मंत्र की मार और रोज दिन में 2 बार गंगाजल से स्नान के कारण उस प्रेतात्मा का शिवम के शरीर में रहना मुश्किल हो गया था। जितनी हानि उसने शिवम के शरीर को पहुंचाई थी, उससे दोगुनी वो प्रेतात्मा घायल हुई थी और अब उसके पास शिवम के शरीर को छोड़ने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा था। आखिरकार थक हारकर उस आत्मा को शिवम का शरीर छोड़ना पड़ा और जब उस आत्मा ने शिवम के शरीर को छोड़ा, उसका शरीर बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उस दुष्ट आत्मा ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया था और उसकी हालत देखते ही महंत जी ने 21 मंत्र गांठों वाली मोली उसके हाथ पर बांधी और ऐसे ही एक मोली उसके गले में, ताकि वो आत्मा उसके शरीर से दूर रहे। अब इतना प्रिकॉशन देने के बाद भी महंत जी ने उसे तुरंत उस गांव से ले जाने की बात कही और ये भी कहा कि अब उसे उस गांव में कभी भी न लाया जाए, क्योंकि उस आत्मा ने उसके शरीर में रहकर उसका खून पिया है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए फिर से उसके साथ कोई ना कोई छल्लावा कर सकती है। ऐसे में शिवम की भलाई इसी में है कि उसे उस गांव से दूर रखा जाए। अब महंत जी के कहे अनुसार शिवम के घर वाले उसे झालावाड़ सिटी लेकर के आ गए। वहीं पर उसका इलाज भी हुआ और इसे विभत्स घटना के बाद उसके लिए अपने ननिहाल आना हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। अब शिवम तो खैर मुश्किलों का सामना करने के बाद अंततः उसे दुष्ट आत्मा के चंगुल से बच निकला, लेकिन उसके साथ हुए हादसे के बाद और उसका खून चखने के बाद उस आत्मा ने पूरे गांव में तबाही मचा दी। हर दूसरे दिन गांव में किसी न किसी को वो कुएं वाली चुड़ैल लिपट जाती और उसके शरीर का सारा खून चूस लेती। इन सबके दौरान उसके कहर से गांव में 1-2 मौतें भी हो जाती है। तब एक गांव वालों ने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलवाकर उसे आत्मा को उस कुएं में ही क्लित करने की विधि संपन्न करवाई और तब जाकर के गांव वालों को उस चुड़ैल के कहर से मुक्ति मिली। लेकिन इन सब खौफनाक घटनाओं की वजह से एक बार फिर वो जगह पहले की तरह ही सुनसान हो गई। साथियों,
अगर गांव वाले बच्चों की नादानी को समझदारी समझने की भूल नहीं करते तो शायद वो लोग आज भी जिंदा होते जिन लोगों की जान उस खौफनाक कुएं वाली आत्मा के कहर ने ले ली। साथ ही साथ शिवम जैसे छोटे से बच्चे को उस खौफनाक अनुभव का सामना भी नहीं करना पड़ता जिसकी उसमें जान जाते जाते बची थी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर पुरानी मान्यता गलत नहीं होती, खासकर हमारे राजस्थान में उसके पीछे कोई ना कोई तो कहानी जरूर छिपी होती है। जैसे इस घटना में उस जगह के साथ जुड़ी हुई थी जिसमें दशकों दशक तक गांव वालों ने सहेज कर रखा और फिर कुछ बच्चों की नादानी के साथ भुला देने की भारी भूल कर दी। अब देखो, यह चीजें ऐसी होती हैं कि 100 साल बाद भी अपने भयानक रूप में आ सकती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। वह एकदम शांत थी, लेकिन मैंने आपको जैसा कि पिछली स्टोरी में भी कहा था कि जब भी कोई वस्तु से हम इनको छेड़ देते हैं तभी यह एंटिटीज अपना भयानक रूप दिखाती है। वहां पर उस एंटिटी को बच्चों के खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उस खून को देखने के बाद वह मामला पूरा बिगड़ जाता है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बता दूं कि मुझे हमारे राजस्थान की ही कुछ और स्टोरी मिली है जो काफी ज्यादा डरावनी है और आपको उनमें रियल इंसिडेंट जानने को मिलेंगे। तो आपसे यही कहूंगा कि आप मुझसे जुड़े रहिए। जल्दी ही आपको हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी घटनाएं बताने वाला हूं ना जो आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। तो चलिए अब अपने कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। अनीता खरवार है गुजरात से, रविंद्र है आगरा से, जितेंद्र कुमार, महक सलमानी, गुड्डू आलम, रूपा शर्मा है नागपुर से, पुष्पा शर्मा है कोलकाता से, ज्योत्सना ठाकरे है नागपुर से, प्रशांत तिवारी है कानपुर से और अरुण कुमार है यूपी से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबसे आखिर तक स्टोरी सुन रहे हैं। और मुझे पता कैसे चलेगा कि आप आखिर तक सुन रहे हैं? तो जो भी आखिर तक सुन रहे हैं ना, वो एक बार अपना नाम कमेंट में जरूर लिख दें और मुझे बताएं कि वो सबसे लास्ट तक, जहां मैं नई स्टोरी सुना रहा हूं, जहां मैं आपको रियल स्टोरी सुना रहा हूं, वो स्टोरी मुझसे पूरी सुन रहे हैं।